बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल सफ़ीने ग़म दिल का उन्वान फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की किस नज़्म से अख़ज़ किया है? सुबह आज़ादी, मुझसे पहले से मोहब्बत, मेरे महबूब नमा, या फिर ज़र्द कुत्ते। पत्ते नहीं होगा यहाँ पे, हाँ पत्ते ही होगा। हम जो तारीक राहों में मार गए। जी, तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, सुबह आज़ादी। चलिए जी, बात करें क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश और वफ़ात के बारे में। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को हुई है अलीगढ़ में, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनाक़िद हुई? जी, तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कलकत्ता। याद रखेंगे दोस्तों, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में हुई, और पहली कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। 1936 ईस्वी में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 की तरफ। पापी लोग फाड़ दे पत्थर जिनके चित्त रंग मिलावा, कभी कभी नैन मिलावा नित, इस गीत के बोल को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? चांदनी बेगम, नीरमाला, टेढ़ी लकीर, या फिर एक चादर मैली सी। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किनका नावल है दोस्तों? तो याद रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी का दाखिल निसाब नावल है एक चादर मैली सी। कब मंजर आम पर आया? तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में। ये रिसाला नक़ूश में 2 किस्तों में शाया हुआ था 1960 ईस्वी में, और जो है किताबी शक्ल में 1962 ईस्वी में शाया हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। नावल एक चादर मैली सी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नावल एक चादर मैली सी 11 फसलों पर या 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बात करें राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में, तो बेदी की पैदाइश जो है सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो लाहौर में हुई है, और वफ़ात जो है 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? ग्रहण, कोखजली, दो हाथ, या फिर दाना व दाम। तो सवाल नंबर 44 का सही जवाब हो जाएगा दो हाथ। दो हाथ किनका है? तो याद रखेंगे इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ है। दो हाथ जो है ये इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा ग्रहण, कोख जली, दाना व दम ये सभी राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुए हैं, लेकिन दो हाथ इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। बात करें इस्मत चुगताई की, तो इस्मत चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को हुई है। सितंबर 1915 ईस्वी को राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश है, और अगस्त 1915 ईस्वी को जो है इस्मत चुगताई की पैदाइश है बदायूं में, और वफ़ात 1991 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो मुंबई में। इस्मत चुगताई का दाखिले नसाब अफसानवी मजमुआ चोटें हैं, जो 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, और इसमें 11 अफसाने, 3 खाके और 1 ड्रामे शामिल हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद के अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी राजा जगत प्रकाश और कामलता। चलिए जी, बात करें रानी केतकी कहानी की, तो रानी केतकी कहानी इंशाउल्लाह खान इंशा का दास्तान है, और इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई है। याद रखिएगा, इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश
सॉरी 1817 को नहीं हुई है, 1752 ईस्वी का, 1817 ईस्वी में इनकी वफ़ात है। 1752 ईस्वी की जो है इनकी पैदाइश है, याद रखिएगा। 1752 ईस्वी को इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश है मुर्शिदाबाद में, और वफ़ात 1817 ईस्वी को, ये उल्टा पुल्टा हो गया, देख लीजिएगा। 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में इनकी पैदाइश है और वफ़ात 1817 ईस्वी को हुई है। रानी केतकी की कहानी ये उर्दू की मुख्तसर तरीन तबाज़ात नसरी दास्तान है, याद रखिएगा। ये उर्दू की मुख्तसर तबाज़ात नसरी दास्तान है। रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खान इंशा ने हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा था। कब लिखा था? तो 1803 ईस्वी में लिखा था। और याद रखिएगा दोस्तों, हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर नहीं लिखा था। हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर फसाने अजायब लिखी गई है रजब अली बैगसूर की। लेकिन रानी केतकी की कहानी जो है आप दुरुस्त कर लीजिएगा, साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखा था। याद रखिएगा दोस्तों, इंशाअल्लाह खान इंशा ने रानी केतकी की कहानी जो है साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर फ़ारसी और अरबी लफ्ज़ों के इस्तेमाल के बग़ैर 1803 ईस्वी में लिखा था। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इससे रिलेटेड एक कौल है इंशा का कि इंशाअल्लाह खान इंशा ने ये लिखा है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी और बोली का मेल है ना पुट। याद रखेंगे दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को किताबी शक्ल में 1933 ईस्वी में शाये किया था। 1803 ईस्वी में किताब लिखी गई है और 1933 ईस्वी में जो है मौलवी अब्दुल हक ने शाये किया था। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम किस इदारे से हासिल की थी? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? जी, तो सवाल नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा साथियों कैम्ब्रिज। याद रखेंगे, कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम जो है वो कैम्ब्रिज से हासिल की थी। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1983 ईस्वी को पटना में हुई है। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है अमली तनक़ीद, ज़रूर याद रखिएगा, अमली तनक़ीद, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। ये भी बहुत ही मशहूर किताब है, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र और उर्दू शायरी पर एक नज़र। ये दोनों किताब जो है कलीमुद्दीन अहमद की बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। कौन कौन सी है? तो उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 जिल्दों में है, और उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, और उसके अलावा अमली तनक़ीद। ये तीनों तसानीफ़ जो है इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा तनक़ीद की भूल भुलैयाँ और तज़किरा इश्क़ी को जो है इन्होंने मुरतब किया है। दीवाने जहाँ को, बिनी नारायण जहाँ का तज़किरा को जो है इन्होंने ही मुरतब किया है, और कुल्लियात शाद जो 2 हिस्सों में है वो इन्होंने ही मुरतब किया है। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। कौन सा अफ़सानी मजमुआ हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? अनोखी मुसीबत, भरे बाज़ार में, शिकस्ता गंगूरे या फिर बासी फूल? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 47 का सही जवाब होगा हमारा बासी फूल। बासी फूल हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है, बल्कि अली अब्बास हुसैनी का है। अली अब्बास हुसैनी का है बासी फूल। क्या है? तो अफ़सानवी मजमुआ है, अली अब्बास हुसैनी का अफ़सानी मजमुआ है बासी फूल। उसके अलावा अनोखी मुसीबत, भरे बाज़ार में और शिकस्ता गंगूरे, ये हयातुल्लाह अंसारी के मजमुआ हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की तरफ। उर्दू तनक़ीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत के बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती है। तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक़ है। यही हाल तनक़ीद का भी है। यह कौल किस नक़ाद का है? जी, तो सवाल नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद 1908 से 1983 वाले। अल्ताफ़ुद्दीन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में, वफ़ात 1914 ईस्वी को। एहतशाम हुसैन साहब की 1912 ईस्वी को और वफ़ात 1972 ईस्वी को। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की तरफ।
कौन सी मसनवी बसातिनुल उन्स का तर्जमा है? इनमें से कौन सी मसनवी बसातिनुल उन्स का तर्जमा है? सेहरुल बयान, मन लगन या फूलबन या फिर ख़ाबरनामा? जी साथियों, तो सवाल नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूलबन। याद रखिएगा, मसनवी फूलबन जो है ये बसातिनुल उन्स का तर्जमा है। मसनवी फूलबन को इब्न नशाती ने 1655 ईस्वी में लिखा था। मसनवी फूलबन ये एक इश्किया मसनवी है और इसके अशार की तादाद 1744 है। याद रखिएगा, मसनवी फूलबन 1655 ईस्वी में लिखी गई है और इसके अशार की तादाद 1744 है। ये एक तरह से इश्किया मसनवी है। और गोपी चंदारंग के मुताबिक मसनवी फूलबन अहमद हसन दबीर इदरोसी की फ़ारसी क़िस्सा, ये जो है ना बसातिनुल उन्स, ये फ़ारसी क़िस्सा है। किसका है? तो अहमद हसन साहब का है। अहमद हसन दबीर इदरोसी के ये फ़ारसी क़िस्सा है बसातिनुल उन्स, उसी का ये तर्जमा है, यानी उसी से ये माखूज़ है मसनवी फूलबन। याद रखिएगा दोस्तों, गोपी चंद्रन के मुताबिक अहमद हसन दबीर इदरोसी की फ़ारसी क़िस्सा बसातिनुल उन्स का तर्जमा है मसनवी फूलबन। सैयद अहमद हुनर ने फूलबन के जवाब में नया दर्पण लिखा था। याद रखिएगा, नया दर्पण जो है पूछा जाता है किसने लिखा था? तो सैयद अहमद ख़ां हुनर ने मसनवी फूलबन के जवाब में लिखा था। याद रखिएगा, सैयद अहमद ख़ां हुनर ने मसनवी फूलबन के जवाब में क्या लिखा था? तो नया दर्पण लिखा था। इस मसनवी में टोटल कितने सनातें हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, मसनवी फूलबन में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। मसनवी फूलबन में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। मसनवी फूलबन में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। और इसके अशार कितने हैं इस मसनवी में? तो 1744 अशार हैं। और सैयद अहमद ख़ां हुनर ने मसनवी फूलबन के जवाब में नया दर्पण लिखे थे। मसनवी फूलबन को जो है इब्न नशाती ने जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में 38 अशार कहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मसनवी फूलबन में अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में इब्न नशाती ने 38 अशार कहे हैं। ज़रूर याद रखिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर मसनवी फूलबन में इब्न नशाती ने 38 अशार कहे हैं। मसनवी फूलबन के क़िस्से अपनी तरतीब के लिहाज से अलिफ लैला से ज़्यादा मुशाबा है, यानी मिलता जुलता है। और मसनवी फूलबन में उमूमन एक किस्सा दूसरे किस्से के इख्तिताम के बाद शुरू होता है, यानी कि मसनवी फूलबन जो है वो किस्सा दर किस्सा की तकनीक में लिखी गई है। ये भी पूछा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी मसनवी किस्सा दर किस्सा के तकनीक में लिखी गई है, तो हमारा हो जाएगा मसनवी फूलबन। मसनवी फूलबन में 3 मरकज़ी किरदार हैं और 3 ज़िमनी किरदार हैं, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी, कंचन पट्टन का ज़िक्र जो है इसी मसनवी में आता है। याद रखिएगा, कंचन पट्टन के बादशाह जो एक दरवेश को ख्वाब में देखता है। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा? तो सवाल नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारा तीसरा, यानी सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी सिंध से यहाँ सिंध है और सिंध से सैयद सुलेमान नदवी, तो ऐसे आप याद रखिएगा। उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से सैयद सुलेमान नदवी ने जोड़ा है। लिसानियात से मुताल्लिक़ कुछ अहम किताबें हैं, तो आप उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जो है इससे आपका एक सवाल ज़रूर हल हो जाएगा। और ये पूछा ही जाता है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, तो आपने इसे मिस नहीं करना है। हिंदुस्तानी लिसानियात 1960 ईस्वी मंजर आम पर आया, मोहिद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब का है। उर्दू लिसानियात 1990 से मंजर आम पर आया, शौकत सब्ज़वारी की तख्लीक़ है। लिसानियात से मुताल्लिक़ उर्दू लिसानियात, शौकत सब्ज़वारी की पैदाइश 1908 ईस्वी को, वफ़ात 1973 ईस्वी को। आम लिसानियात से मुताल्लिक़ 1985 से मंजर आम पर है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताब है आम लिसानियात। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की पैदाइश 1923 ईस्वी को बिजनौर में, वफ़ात 2007 ईस्वी कैलिफोर्निया में। लिसानी मुताले ऐसे होगा, लिसानी
मुताले। ओके, लिसानी मुताले 1973 में मंजर आम पर है। ज्ञानचंद जैन की किताब है आम लिसानियात और लिसानी मुताले। ये दोनों किताब जो है ज्ञानचंद जैन की है, आम लिसानियात और लिसानी मुताले। इसके अलावा लिसानियात से मुतल्लिक़ उर्दू ज़बान और लिसानियात, ये किताब गोपी चंद नारंग का है जो 2006 से मंजर आम पर है। इसका डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किताब और उसके मुसन्निफ़ इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर याद रखिएगा। उर्दू ज़बान और लिसानियात ये गोपी चंद नारंग की किताब है। और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 से मंजर आम पर, ये इसका डेट ज़रूर याद रखिएगा। और हिंदुस्तानी लिसानियात का, ये दोनों का डेट आपने ज़रूर याद रखना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करें मसूद हसन खान की तो इनकी पैदाइश 1919 ईस्वी कायमगंज में और वफ़ात 2010 ईस्वी को फ़र्रुखाबाद में। फिर से एक बार मैं जिक्र कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताबें हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी, आम लिसानियात और लिसानी मुताले ज्ञानचंद जैन की है। उर्दू ज़बान और लिसानियात गोपी चंद नारंग, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हसन खान। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 51 की तरफ। मुक़ीमी किस दौर का शायर है? मुग़लिया, क़ुतब शाही, बहमनी या फिर आदिल शाही? जी, तो सवाल नंबर 51 का सही जवाब, दुरुस्त जवाब हमारा हो जाएगा आदिल शाही। मुक़ीमी जो है वो आदिल शाही दौर का शायर है, याद रखिए, मुक़ीमी आदिल शाही दौर का शायर है। आदिल शाही है या फिर कुतुब शाही है? मुझे तो इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, आदिल शाही है या फिर कुतुब शाही है। मेरे ख्याल से दोस्तों आदिल शाही ही होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं इसका दुरुस्त आंसर क्या होगा। मुक़ीमी जो है वो किस दौर का शायर है, आदिल शाही या फिर कुतुब शाही? ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। पर ये सरदार जी नहीं मरते थे, मैं मरता था। ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना इस इबारत पर ख़त्म होता है? अबाबिल, मेरी मौत, सरदार जी या फिर दो हाथ? जी, तो सवाल नंबर 52 का सही जवाब हो जाएगा मेरी मौत। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात करें दोस्तों तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जून 1914 ईस्वी को हुई है पानीपत में और वफ़ात 1987 ईस्वी को मुंबई में हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास का मशहूर अफसानी मजमुआ जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है वो है एक लड़की। ज़रूर याद रखिएगा, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ है जो नेट के निसाब में शामिल है और यह 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया है और इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 53 की तरफ। चहार मुक़ाला इनमें से किसकी किताब है? चहार मुक़ाला का मुसन्निफ़ कौन है? उन्सुरुल मआली, शम्स कैस राज़ी, निज़ामी अरूज़ी या फिर अल्लामा शिबली नोमानी? जी, तो सवाल नंबर 53 का सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारा तीसरा, यानी निज़ामी अरूज़ी। ज़रूर याद रखिएगा, चहार मुक़ाला अक्सर पूछा जाता है। चहार मुक़ाला जो है निज़ामी अरूज़ी की तख्लीक़ है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 54 की तरफ। शऊर की रो की तकनीक के कुछ अज्ज़ा दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 54 का सही जवाब हो जाएगा पहला, अलिफ, बे और जिम। दुरुस्त है। बराह रास्त अंदरूनी ख़ुद कलामी, बिलवास्ता अंदरूनी ख़ुद कलामी और आज़ाद तलम्ज़ाए ख़याल, ये शऊर की रो की तकनीक के अज्ज़ा हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फ़ाश राज़ी फ़रंग के हैरत में है शीशा बाज़ी फ़रंग। ये अशार किस हैयत में है और किन का है? साथ ही साथ ये भी बताएं और जिनका है उनकी पैदाइश और वफ़ात कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 55 का सही जवाब हो जाएगा साथियों मसनवी की हैयत में लिखी गई है, यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, साक़ी नामा का यह अशआर हैं।
साकी नामा का ये अशार है, याद रखिएगा। मसनवी साकी नामा UGC नेट के निसाब में शामिल है। ये अल्लामा इकबाल का है। अक्सर इससे सवालात बनते हैं दोस्तों, हर बारी बनते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। साकी नामा को तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इंशाअल्लाह आप जो है साकी नामा को अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका एक सवाल ज़रूर हल हो जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो लोग नए होंगे वो ज़रूर पढ़ें। चलिए, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है? तो 1877 ईस्वी को ये सियालकोट में, और वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमूए दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? 8, 11, 10 या फिर 9? इनका दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ कौन सा है? कब मंजर आम पर आया? फटाफट लिख कर बताएं, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है जी साथियों। तो सवाल नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा हमारा 9। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमूआ दिया जले सारी रात में कुल 9 अफसाने शामिल हैं, और इनका दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ, ख्वाजा अहमद अब्बास का दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ कौन सा है? तो एक लड़की है, याद रखिएगा, एक लड़की। एक लड़की 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया। कितने अफसाने शामिल हैं एक लड़की में? तो 10। ये वाला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि नेट के नसाब में शामिल है, तो यहीं से सवाल बनेगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 की तरफ। शीशे का घर इनमें से किसका अफसानी मजमूआ? जिलानी बानो, मंटो, कुर्रतुल ऐन हैदर या फिर इंतज़ार हुसैन? जब तक इन सभी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी को ही है, बदायूं में। इनका दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ रास्ता बंद है, जिसमें 22 मशमूलात हैं। मंटो की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो सआदत हसन मंटो की पैदाइश जो है वो 1912 ईस्वी को ही है। हाँ, सआदत हसन मंटो की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को ये दोस्तों पंजाब में, और वफ़ात 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई है। सआदत हसन मंटो का कौन सा अफसानी मजमूआ नेट के नसाब में शामिल है? आप मुझे बताइएगा जी। तो ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त जो है इनका अफसानी मजमूआ है, जो 1985 से मंजर आम पर आया है, और इसमें जो है दोस्तों 8 अफसाने शामिल हैं। ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बात करें तो कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को नोएडा में। कुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल नसाब कौन सा अफसानी मजमूआ है? तो रोशनी की रफ्तार है। याद रखेंगे साथियों। कब मंजर आम पर आया रोशनी की रफ्तार? तो 1982 से मंजर आम पर आया। कितने अफसाने शामिल हैं इसमें? तो 18 अफसाने शामिल हैं। चलिए जी, इंतज़ार हुसैन के बारे में बात कर लेते हैं। इंतज़ार साहब की पैदाइश जो है, इंतज़ार हुसैन की पैदाइश दिसंबर 1923 ईस्वी को ये है। दिसंबर 1923 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो बुलंदशहर में हुई है, और वफ़ात जो है 2016 ईस्वी को हुई है लाहौर में। इनका दाखिल नसाब नाविल बस्ती है। बस्ती जो है इनका दाखिल नसाब नाविल है। कब मंजर आम पर आया बस्ती? तो 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में शाया हुआ है नाविल बस्ती। नाविल बस्ती में कुल 11 अबवाब हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 11 अबवाब पर मुश्तमिल है नाविल बस्ती। चलिए जी, तो सवाल नंबर 57 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। बीरन हमारी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो करतार। इस गीत के बोल को कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया है? मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना-ए ग़म दिल, चांदनी बेगम या फिर आखिर शब के हम सफ़र? जी साथियों, तो सवाल नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चांदनी बेगम। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल चांदनी बेगम में इस गीत को जो है इस्तेमाल किया है। और याद रखिएगा, चांदनी बेगम को छोड़कर इनके सभी नावल के जो उन्वान हैं वो किसी न किसी शोरा के शेर के टुकड़े से अख़ज़ किए गए हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। मसनवी गुलज़ार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? मौलवी शमशुद्दीन, ताशुक़ दहलवी, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली या फिर नहाल चंद लाहौरी?
جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، عزت اللہ بنگالی۔ مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ جو ہے وہ عزت اللہ بنگالی کا لکھا ہوا ہے۔ میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیجئے گا یہ کب لکھا گیا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے اسے کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں لکھا تھا۔ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں قصہ بقاولی کے نام سے لکھا تھا، جو کہ فارسی نثر میں تھا۔ یاد رکھیے گا، فارسی نثر میں تھا۔ عزت اللہ بنگالی نے جو قصہ لکھا تھا قصہ بقاولی کے نام سے، وہ فارسی نثر میں تھا، اور اسے آگے چل کر منشی نہال چند لاہوری صاحب نے، منشی نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا، اور پھر آگے چل کر 1838-39 میں دیا شنکر نسیم نے اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کر دیا۔ ضرور یاد رکھیے گا دوستو، مثنوی گلزار نسیم پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، مثنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے، رشید صاحب نے مرتب کیا ہے۔ رشید صاحب وہی ہیں 1925 سے 2006 والے، رشید حسن خان شاہجہاں پوری، 1925 سے 2006۔ اور مثنوی گلزار نسیم میں رعایت لفظی کا استعمال جو ہے کثرت سے کیا گیا ہے، یہ بھی یاد کیجیے گا۔ مثنوی گلزار نسیم میں جو ہے رعایت لفظی کا استعمال کثرت سے ہے۔ رعایت لفظی کہتے ہیں وربل ڈسکاؤنٹ، مطلب لفظوں کی کمی کرنا۔ اور مثنوی گلزار نسیم کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا اختصار ہونا، یعنی چھوٹا پن ہونا، مثنوی گلزار نسیم کی بڑی خصوصیت ہے اس کا اختصار۔ اور مثنوی گلزار نسیم بحر حضج میں لکھی گئی ہے، بحر حضج میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اس مثنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے تعلق سے ایک اور قول ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ قول کن کا ہے، کہ کس نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ تو 1912 سے 1972 والے نے، یعنی پروفیسر احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ چلیے جی، بات کریں دیا شنکر نسیم کی، تو دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1845 عیسوی کو ہوئی ہے، 1811 عیسوی کو ہوئی ہے، 1811 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1845 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ لینن کے عنوان سے علامہ اقبال کے علاوہ کس دوسرے شاعر نے نظم لکھی؟ جی تو سوال نمبر 60 کا صحیح جواب ہو جائے گا سردار جعفری۔ لینن کے عنوان سے اقبال کے علاوہ جو ہے سردار جعفری نے نظم لکھی ہے۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔